डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में। देखो यार, ट्रैवलिंग वेव्स क्या है? बेसिकली एसएचएम अगर आपने पढ़ा हुआ है ठीक से तो ये चैप्टर लगता है बहुत आसान, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं किसी चीज़ों की, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, इन चीज़ों की नॉलेज है तो ये चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी 11वीं क्लास में। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं, और उन्हीं सवालों के थ्रू ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवालों को टैकल कर सकते हैं एग्जाम में, और उनके थ्रू कॉन्सेप्ट्स को लर्न कर सकते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स आर गिवन एज y1 इज इक्वल्स टू 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3, और y2 दिया हुआ 5 साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3 cos 3 पाई टी, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्स एग्जाम में पूछा गया 97 में ये क्वेश्चन। तो देखो, मुझे y1 दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं क्या, जो सवाल में डेटा दिया हुआ है वो लिख लेता हूँ, उसके बाद चर्चा करते हैं कि करना कैसे है सवाल को। ये दिखी मुझे एक साइन वेव, ठीक है, 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है जी। दूसरी जो वेव है y2 क्या है? y2 है भाई 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5 रूट 3 कॉस 3 पाई टी। अब ये तो यार दो वेव का मुझे क्या लग रही है, कॉम्बिनेशन लग रही है, लेकिन एक्चुअल में है एक ही वेव। ठीक है, y2 लिखा हुआ मतलब कि पार्टिकल जो है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, टाइम t के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, जब भी ऐसा कोई फंक्शन, या तो ये डायरेक्ट साइन में होती तो मैं क्या करता, इनका एम्पलीट्यूड डायरेक्ट लिख देता भाई 10 बाई, अगर यहाँ 5 होता तो 2 लिख देता, तो 2:1 आ जाता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये दो वेव है। ठीक है, और ये वेव जो है दो, ये दिखाई जो दे रही हैं, ये कॉम्बाइन होके एक ही वेव बनाएंगी। ठीक है, उसके साथ में मुझे उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा उसके साथ में मुझे इसके एम्पलीट्यूड का रेशो लिखना है। ठीक है, तो बेसिक जो वेव होती है वो क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसी कुछ होती है। तो ओमेगा टी की जगह ये रहा अपना, और फाई की जगह अपना पाई बाई 3 है पहली में तो। ठीक है, दूसरी मुझे साइन की फॉर्म में दिख ही नहीं रही, और ना ये पूरी कॉस के फॉर्म में। अब क्या करना है ऐसे सीन में? ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिक नॉलेज को यूज करते हैं जो हमने 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स में यूज किया। देखो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ऐसा अब जब हमारे पास फॉर्म आता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा फॉर्म जब आता है तो हम क्या करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और पूरी इक्वेशन को अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा ही होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बनाने के लिए हम करते हैं। ये हमारे पास में फॉर्मेट होता है, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा हो तो हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मुझे इक्वेशन जो दिखाई दे रही है अभी y2 की जो लिखी हुई है, ये इक्वेशन है। देखो, a की जगह है ये 5 और b की जगह है ये। तो मैं क्या करता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 25 प्लस 75, यानी कि 10 आ गया। इसका स्क्वायर हो गया 25, इसका हो गया 75, तो आ गया 10। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, और 10 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 5/10 साइन 3 पाई टी आ गया, प्लस 5 रूट 3/10 कॉस 3 पाई टी आ गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है चीज़ें। चलो, अब ये अपने पास में बन गया, देखो 10 1/2 साइन 3 पाई टी प्लस रूट 3/2 कॉस 3 पाई टी। अब यार ये फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है, किसका फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये ऐसे लिख सकता हूं इसको, साइन 3 पाई टी कॉस 60 प्लस कॉस 3 पाई टी साइन 60। भाई रूट 3/2 साइन 60 रूट और 1/2 कॉस 60 होता है ना, साइन 60 होता है, रूट 3/2 कॉस 60 होता है 1/2। तो देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो आ जाएगा 10 साइन ए प्लस बी क्या है 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3। ठीक है, तो ये बन गई अपनी y2 इक्वेशन, यानी कि एक्चुअल में जो इक्वेशन है वो ये है, हमें तो तोड़ के दी हुई थी, वो जैसे लिखी हुई थी ना, वो कोई तोड़ के लिखी हुई थी, ये है एक्चुअल इक्वेशन 10 साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कंपेयर करता हूं इसको, अगर y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 से,
तो एम्पलीट्यूड तो ए होता है, यानी कि 10 इसका एम्पलीट्यूड है y2 का। y1 का एम्पलीट्यूड कितना है, y1 का भी 10 है, दोनों साइन की फॉर्मेट में है, बिल्कुल चल जाएगी। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, 10:10, यानी कि 10:10 का मतलब हो गया 1:1। तो ऑप्शन सी हो गया अपना करेक्ट आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, उसमें क्या है, स्टैंडिंग वेव्स का अपने पास में सवाल है कि स्टैंडिंग वेव इज क्रिएटेड ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड इट इज वाइब्रेटिंग इन 6th हार्मोनिक। Maximum possible amplitude of any particle is 10 centimeter and maximum possible velocity will be 10 centimeter per second। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है, इनमें से कौन सी होगी। अब यार जो डेटा दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का है कि स्ट्रिंग की लेंथ 120 मीटर और 6th हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है स्ट्रिंग। अब देखो 6th हार्मोनिक जो है यही इस सवाल का सबसे बड़ा हिंट है। 6th हार्मोनिक कौन सी वेव में होता है, अगर ये समझ में आ गया तो सवाल हो गया, नहीं तो फिर पछते रह जाओगे, नहीं होगा। कैसे, देखो ये मान लो मेरे पास में कोई स्ट्रिंग है इस तरह की, कितने मीटर की है, 120 मीटर की, ठीक है। ये हमने बना ली स्ट्रिंग, ठीक। अब हमें एक चीज पता है, जब हम स्ट्रिंग पे स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है v, यानी कि स्पीड जो होती है वेव की, वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इनटू लैम्डा। लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ। तो अगर मैं पहली बेसिक वेव बनाऊंगा, पहली बेसिक वेव जो इसमें प्रोड्यूस की जा सकती है वो होगी ये। इसके अलावा इससे छोटी बेसिक वेव कोई प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, ठीक है। पहली वेव जो बनेगी वो यही होगी कि यहां नोड बनेगा, यहां नोड बनेगा और बीच में बनेगा एंटी नोड, ठीक है। ये तो फिक्स है, फिक्स पॉइंट पे क्या बनता है, नोड बनता है। तो मुझे पता है ये दूरी जो होती है वो होती है λ/2। क्यों, क्योंकि भाई साहब ये देखो, अगर ये वेव ऐसे चल रही है ना, कोई साइनोसॉइडल वेव, तो उसकी ये दूरी होती है पूरी लैम्डा, यानी कि आधी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होती है, λ/2 होती है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि इसकी लेंथ जो है पहले हार्मोनिक में कितनी होगी, λ/2, यानी कि L बराबर होगा λ/2। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 2L हो गया। तो मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं यहां से वेव की, क्या आ जाएगी, v/λ, यानी कि v/2L आ गई, पहली बेसिक वेव की है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी बेसिक वेव बनाना चाहता हूं इसमें, ठीक है, तो अगेन यहां पॉइंट पे और यहां पॉइंट पे तो क्या बनेगा, हमेशा नोड ही बनेगा। तो दूसरी बेसिक वेव जो प्रोड्यूस होगी वो होगी इस तरह की, ठीक है, स्टैंडिंग वेव इस तरह की प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब इस केस में जो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि देखो एक पूरा चक्कर पूरा कर लिया तो उसे लैम्डा बोलते हैं। अब लैम्डा के बराबर होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई अपने पास में v/λ। लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू है L के बराबर, तो लिख सकते हैं v/L, या हम इसको लिख सकते हैं सिंपली 2v/2L, ठीक है। अब अगर थर्ड बेसिक वेव इसमें मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो थर्ड बेसिक वेव प्रोड्यूस होगी इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये थर्ड बेसिक वेव होगी इस तरह की, ठीक है। 3 लूप बन जाएंगे थर्ड बेसिक वेव में। अब ये दूरी कितनी होगी, अब इस बार ये दूरी हो जाएगी कितने के बराबर, देखो यहां से लेके और यहां तक एक चक्कर पूरा हो गया तो लैम्डा हो गई, और प्लस उसमें एक λ/2 और ऐड करना, यानी कि कितनी हो गई, 3 λ/2 हो गई ये दूरी। यानी कि इस बार अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखता हूं थर्ड बेसिक वेव में तो कितनी आ गई, v/λ। लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहां से, देखो ये L के बराबर होगी ना, 2L/3, तो आ जाएगी 2L/3। तो एक पैटर्न देखने को मिलता है कि v/2L फर्स्ट हार्मोनिक, 2v/2L सेकंड हार्मोनिक, 3v/2L थर्ड हार्मोनिक, ऐसे ही फोर्थ हार्मोनिक आएगी 4v/2L, फिफ्थ हार्मोनिक आएगी 5v/2L, सिक्स्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 6v/2L। क्या यही आएगी, बिल्कुल यही आएगी। यानी कि सिक्स्थ हार्मोनिक सिर्फ और सिर्फ ऐसी वेव में पॉसिबल है जो दोनों एंड से फिक्स हो। जो खुला एंड होता है, स्ट्रिंग फिक्स एट वन एंड, उसमें सिक्स्थ हार्मोनिक पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें पहली बेसिक वेव बनती है ये, क्योंकि फिक्स पॉइंट पे क्या बनेगा, नोड, और जो ओपन एंड है वहां पे बनेगा एंटी नोड। तो यहां पे जो L है वो किसके बराबर हो जाएगा, λ/4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दूरी ऐसी बन रही है, ऐसी होती है ना वेव, ठीक है। तो हमने सिर्फ यहीं तक की दूरी ली है, ये कितनी होती है, λ/4, ये भी λ/4, ठीक है, तभी तो λ/2 होता है। तो ये दूरी आ गई λ/4 के बराबर। अब जो दूसरी बेसिक वेव बनती है वो बनती है कुछ इस तरह की, ऐसे, ठीक है, और ऐसे। ये दूरी कितनी होती है, इस बार स्ट्रिंग की लेंथ बराबर हो जाती है 3 λ/4 के, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है उसमें बराबर हो जाती है, देखो इस तरह की वेव बनती है, 2 लूप बनते हैं, ठीक है, इस तरह के, इस तरह के, इस तरह के। इस बार जो दूरी होती है वो बराबर हो जाती है L बराबर 5 λ/4
4 के, ठीक है। और अगेन अगली जो होगी वो होगी 7 लैम्डा बाई 4। तो यहां से जो फॉर्मूला निकलेगा फ्रीक्वेंसी का वो आता है v अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पहले केस में हो जाएगी 4l, ठीक है, दूसरे केस में हो जाएगी 3v अपॉन 4l, तीसरे केस में हो जाएगी 5v अपॉन 4l, चौथे केस में हो जाएगी 7v अपॉन 4l, यानी कि 2n प्लस 1 v अपॉन 4l, ऐसे चलता है फॉर्मेट, ठीक है। तो 2n प्लस 1 में n की वैल्यू क्या रखूंगा, पहले 0 रखूंगा, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा। फिर इसमें क्या रखूंगा, इसमें 1 रखूंगा तो थर्ड हार्मोनिक हो जाएगा, 2 रखूंगा तो फिफ्थ हार्मोनिक हो जाएगा, 3 रखूंगा तो सेवंथ हार्मोनिक हो जाएगा। मतलब सिक्स्थ हार्मोनिक तो ओपन एंड में आता ही नहीं है। सिक्स्थ हार्मोनिक सिर्फ किस में पॉसिबल है, जब स्ट्रिंग दोनों एंड से फिक्स हो। तो यहां से हमें कहानी क्लियर हो गई कि दोनों एंड से फिक्स होगी जब स्ट्रिंग, तो ही सिक्स्थ हार्मोनिक पॉसिबल है। और फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है एन वी अपॉन 2l। एन की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एन वी अपॉन 12 निकलता है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें बेसिक चीज दी हुई है कि सिक्स्थ हार्मोनिक में 120 मीटर है अपने वेव की जो लेंथ है स्ट्रिंग की, वो है 120 मीटर सिक्स्थ हार्मोनिक में, ठीक है। तो सिक्स्थ हार्मोनिक का मतलब क्या होगा, सिक्स्थ हार्मोनिक का मतलब हो गया भाई साहब अपने पास में जो यहाँ दोनों एंड के बीच की दूरी हो जाएगी, यहाँ से लेके और यहाँ तक सिक्स्थ हार्मोनिक में, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक में होती है लैम्डा बाई 2, सेकंड में होती है 2 लैम्डा बाई 2, थर्ड में होती है 3 लैम्डा बाई 2, फोर्थ में होती है 4 लैम्डा बाई 2, फिफ्थ में होती है 5 लैम्डा बाई 2, सिक्स्थ में कितनी हो जाएगी 6 लैम्डा बाई 2, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब 6 लैम्डा बाई 2 जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर है, सिक्स्थ हार्मोनिक में दिया हुआ है, जिससे मुझे यहाँ पे पता चल जाता है ये 3 बार कैंसिल आउट हो गया, ये 40 बार कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा बराबर 40 आ गया, ठीक है। लैम्डा जैसे ही 40 आता है तो हमें ऑप्शंस में देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि वेव नंबर क्या होता है, के होता है, तो के इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा की वैल्यू 40, तो ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, यानी कि पाई बाई 20, तो पाई बाई 20 होगा एंगुलर वेव नंबर, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस को अगर मैं चेक करूं तो देखो इसमें बोला हुआ है टाइम पीरियड जो है पार्टिकल का वो होगा 4 पाई सेकेंड। तो यार मुझे पता है वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है एसएचएम में किसी भी पार्टिकल की वो होती है ए ओमेगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। अब मुझे क्या दिया हुआ, मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी दी हुई है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड और पार्टिकल का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 10, तो ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आ गया 10 ओमेगा आ गया, ठीक है। तो इससे कैंसल आउट हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 1। ओमेगा की वैल्यू जैसे ही 1 आती है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू मुझे पता है 2 पाई अपॉन टी होता है। जैसे ही मैं ओमेगा की वैल्यू 1 रखता हूं तो टी की वैल्यू 2 पाई आ जाती है, ठीक है। तो 2 पाई सेकंड होगी टी की वैल्यू, जो कि यहाँ पे गलत है, ये लिखा हुआ है 4 पाई सेकंड, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। वैसे एक ऑप्शन सही हो गया, मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। सिमिलरली एम्पलीट्यूड ऑफ इनफरिंग वेव आर 10 सेंटीमीटर ईच एंड एनी पार्टिकल विद विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें बोला गया है। अब देखो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन क्यों गलत हो गया, क्योंकि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज करती है डिस्प्लेसमेंट के साथ में, क्योंकि उसकी स्पीड एसएचएम में चेंज हो रही होती है, ठीक है। वो क्या करता है, मैक्सिमम स्पीड से मीन पोजीशन से जाता है एक्सट्रीमिटी की तरफ, स्पीड 0 होती है, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 हो जाती है, यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है। फिर इधर आता है, यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और काइनेटिक मैक्सिमम हो जाती है। मतलब कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों चेंज होती रहती है। हाँ ये बात जरूर है कि जो कांस्टेंट होता है वो होता है इनका टोटल एनर्जी, मतलब टोटल कांस्टेंट होती है, बट सेम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, चेंज होती रहती है पार्टिकल की, ठीक। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बराबर बोला हुआ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ इनफरिंग वेव आर 10 सेंटीमीटर ईच, तो यहाँ पे मुझे पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इंटरफेयरिंग वेव का जो होगा वो डिपेंड करेगा कि वेव कंस्ट्रक्टिवली अगर इंटरफेयर कर रही है तो वो क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी कि दोनों वेव का 10 और 10 जुड़ जाएगा वेक्टोरियली, फेजर डायग्राम से जोड़ते हैं। और अगर दोनों वेव का क्या होगा एम्पलीट्यूड, अगर वो कंस्ट्रक्टिवली नहीं करके डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि डिफरेंस वहां पे लिखा जाता है। लेकिन हमेशा या तो वो 10 से ज्यादा या कम आएगा, बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव जो है वो 10 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, ये बात भी गलत है। क्लियर, तो ये अच्छा सवाल था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब देखो ये काफी अच्छा सवाल है। सवाल में क्या बोला गया है कि मैन जनरेट्स अ सिमेट्रिकल पल्स in a string by moving his hand up and down at t is equals to 0 the point in his hand moves downward, the pulse travels with speed 3 मीटर पर सेकेंड। तो पल्स की वेव की स्पीड दे रखी है मुझे 3 मीटर पर सेकेंड। अब बोला गया है कि ऑन द स्ट्रिंग एंड हिज हैंड पासेस 6 टाइम्स इन ईच सेकेंड फ्रॉम द मेन पोजिशन। मतलब क्या है, मतलब ऐसा है कि अगर इस तरह से कोई मान लो यहाँ पे इस रस्सी में मैं कोई वेव जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से रस्सी को पकड़ा हुआ है,
तो मेरा जो हाथ है वो मीन पोजीशन को 6 टाइम पास करता है। इसका मतलब क्या है कि इस तरह से मीन पोजीशन अगर मैं स्टार्ट करूं, कहीं से भी स्टार्ट करता हूं, मान लो मैं t=0 से, t=0 पे वैसे दिया क्या हुआ देखो, पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग एट अ डिस्टेंस 3 मीटर विल रीच इट्स अपर एक्सट्रीम फर्स्ट टाइम एट t=0, ये पूछा हुआ है। और हमें दिया हुआ है कि हिज हैंड पासेस 6 टाइम इन ईच सेकंड फ्रॉम द मीन पोजीशन। और इसके अलावा ये भी दिया हुआ है कि जो t=0 है उस पे जो पॉइंट उसके हाथ में है वो डाउनवर्ड मूव करता है। मतलब कि t=0 पे अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट जाएगा नीचे, नीचे जाएगा और 6 बार पास करेगा। कहां से? 1 सेकंड में मीन पोजीशन से। तो देखो ऐसे आएगा, 1 बार पास किया, ठीक है, फिर आएगा दोबारा 2 बार पास किया, फिर आएगा 3 बार पास किया, फिर आएगा 4 बार पास किया, फिर आएगा 5 बार पास किया और फिर आएगा 6 बार पास किया और वापस मीन पोजीशन पे। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है कि 1 सेकंड में 6 बार ये क्या कर रहा है, हमारा जो हैंड है वो इस पोजीशन को पार कर रहा है 6 बार, 6 टाइम दिया हुआ है। यहां से मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है 6 टाइम तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव की जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई 6/2 यानी कि 3 हर्ट्ज। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, या सेकंड इनवर्स। ठीक है, देखो प्रैक्टिकल सी बात है कि भाई यहां से अगर मैं चालू करूं तो एक चक्कर होता है मेरा ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे आने में। ठीक है, एक चक्कर हो गया मतलब एक टाइम पीरियड हो गया। अगर ये 6 बार जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि 6 बार ये जा रहा है तो 3 टाइम पीरियड पूरे कर रहा होगा। तो 3 टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, मतलब कि 1/3 टाइम पीरियड पूरे कर रहा होगा। या ऐसे समझ लो कि ये 1 सेकंड में 6 बार मीन पोजीशन को पार करता है। इसका मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 3 राउंड्स पूरे कर लेता है। 6 बार पार करने का मतलब क्या है, 3 राउंड पूरे कर लेगा। ठीक है, पहला राउंड, ये दूसरा राउंड और ये तीसरा राउंड। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार पार हो गया ना, 3 राउंड पूरे कर लिए। 3 राउंड पूरे कर लिए 1 सेकंड में। इसका मतलब अब 3 राउंड पूरा करने में लगा समय ही तो क्या होता है, टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होता है, टाइम पीरियड हो गया अपने पास में 1/3 सेकंड और फ्रीक्वेंसी होगी 3 सेकंड इनवर्स। अब देखो इसमें जो वेव जनरेट हो रही है, मान लेता हूं मैं वेव पल्स वैसे वो भेज रहा है, तो ये कुछ इस तरह की वेव जनरेट हो रही है, ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, इस तरह की वेव जनरेट हो रही है। अब मुझे पूछा गया कि 3 मीटर पे मुझे बता दो कि जो पार्टिकल है वो कब पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, पहली बार पहुंचेगा। तो यार यहां से मैं जो लैम्डा है वो सीधा सीधा निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, लैम्डा हो सकता है v/f। ठीक है, v कितना है, स्पीड है पार्टिकल की 3 मीटर पर सेकंड, अपॉन फ्रीक्वेंसी भी है 3, लैम्डा आ गया 1 मीटर। इसका मतलब 3 मीटर वाले पार्टिकल की बात कर रहा है ना, तो देखो ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 2 मीटर और ये हो गया 3 मीटर। इस पार्टिकल की वो बात कर रहा है कि ये पहली बार कब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये पार्टिकल एक डेफिनेट, ये जो x=3 पे पार्टिकल है ना, x=3 पे ये क्या करेगा, ये ऐसे SHM करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये कब जाएगा अपने एक्सट्रीम पे, यहाँ पे कब पहुंचेगा वो मुझे फाइंड करना है। अब देखो हमें बोला गया t=0 पे मेरा हाथ जो है वो नीचे जा रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है। अब एक टाइम पीरियड के बाद वाले जो पॉइंट होते हैं उनका फेज होता है सेम, यानी कि अगर ये नीचे जा रहा है तो ये भी नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पीरियड हो गया यहाँ पे पूरा, ये भी नीचे जाएगा, 2 टाइम पीरियड पूरे हो गए, ये भी नीचे जाएगा, 3 टाइम पीरियड पूरे हो गए। यानी कि ये पहले नीचे जाएगा, अपने एम्पलीट्यूड को छुएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। यानी कि अपने टाइम पीरियड का कितना टाइम लेने वाला है, 3t/4, क्योंकि ये t/4 में मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड जाएगा, फिर वापस जाएगा मीन पोजीशन t/2 में, तो कितना t/4 में, तो कितना हो गया t/2, फिर t/4 में और जाएगा ये अपने एक्सट्रीमिटीज को टच करने के लिए। तो इसे पार्टिकल को अपने यहां से, जैसे मेरा हाथ नीचे मूव करता है तो यहां से यहां जाने में, फिर यहां जाने में और फिर एक्सट्रीमिटी पे जाने में टाइम लगता है 3t/4। लेकिन वो तब लगेगा जब मैं यहां से वेव जो जनरेट कर रहा हूं वो ऐसे आती हुई यहां भी पहुंच रही है। ठीक है, यानी कि वेव को यहां से और यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा t कितना टाइम लग जाएगा भाई वेव को यहां से यहां तक पहुंचने में। स्पीड है वेव की 3 मीटर पर सेकंड, अपॉन दूरी उसको चलनी है 3। ठीक है, तो 3/3 हो गया 1 सेकंड। ठीक है, इतना ही लगेगा, 1 सेकंड का टाइम लगेगा। वेव जैसे ही मैंने यहां से नीचे करा ना, तो वेव को यहां से और यहां तक पहुंचने में टाइम लगा 1 सेकंड।
उसके बाद ये पार्टिकल क्या करेगा, इस पार्टिकल के पास वेव पहुंचेगी यानी कि एनर्जी पहुंचेगी इस पार्टिकल के पास, तो ये नीचे जाएगा t/4 टाइम में, फिर ऊपर जाएगा t/4 में, फिर ऊपर जाएगा t/4 में, तो 3t/4 टाइम उसे तब लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा इसको अपने पार्टिकल को पहुंचने में, टोटल टाइम लगा, टोटल टाइम भाई 1 सेकंड तो लगा वेव को पहुंचने में पार्टिकल तक, वेव पार्टिकल को एनर्जी पहुंचाएगी। उसके बाद पार्टिकल जाएगा नीचे, फिर ऊपर यानी कि 3t/4। तो t की वैल्यू क्या है 1/3 सेकंड है, तो आएगा 1 + 3/4 इंटू 1/3, ये कैंसल आउट हो गया, तो 1 + 1/4 कितना होगा 1.25 सेकंड। तो इतना टाइम लगेगा अपने 3 मीटर वाले भाई साहब पार्टिकल को पहली बार अपनी कौन सी पोजीशन पे पहुंचने में, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने में। तो 1.25 सेकंड, इसका मतलब ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? तो अच्छा सवाल था बेशक ही, विदाउट एनी डाउट बहुत अच्छा सवाल था। अब जो सवाल दिया हुआ है देखो ये क्या है, ये है कि प्रोग्रेसिव वेव है हैविंग एम्पलीट्यूड 5 मीटर एंड वेव लेंथ 3 मीटर। ठीक है जी। इफ द मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी, अब समझना टर्म क्या है, मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन हाफ टाइम पीरियड इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड वेव इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, देन फाइंड विच मे बी करेक्ट इक्वेशन ऑफ द वेव। ठीक है, एक्स इज इन मीटर दिया हुआ है। मतलब क्या है, पहले जो चीज दी हुई है वो लिख लेता हूं मैं। वी मैक्सिमम जो दिया हुआ है वो भी एवरेज है, कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद लैम्डा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, तो लैम्डा से मुझे के की वैल्यू पता चल जाएगी। वेव नंबर क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर होता है 2π/λ, इसका मतलब ये आ गया 2π/3। ठीक है, तो जहां जहां पे इक्वेशन में k की वैल्यू 2π/3 है वो इक्वेशन सही है। तो देखो kx होता है ना, a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस कॉस ओमेगा t माइनस kx, इस तरह की इक्वेशन होती है। ठीक है, जनरल फॉर्म होती है वो होती है a sin ओमेगा t माइनस kx, इस फॉर्म में होती है। ठीक है, अब इसको तोड़ के लिखना चाहें तो ऐसे भी b cos ओमेगा t माइनस kx होता है। ठीक है, लेकिन होना k सेम ही होता है हमेशा। ठीक है, तो k सेम होता है तो इसका मतलब क्या है कि k की वैल्यू जिस में यानी कि x का कोफिशिएंट जिस में 2π/3 है वो इक्वेशन सही है। तो यहाँ 2π/3 है, यहाँ भी 2π/3 है, ये सही हो सकती है। यहाँ 2π/3 है, यहाँ भी 2π/3, ये भी सही हो सकती है। यहाँ 2π/3 ये भी सही हो सकती है, यहाँ 2π/3 ये भी सही हो सकती है। अब खेल आ जाता है सारा का सारा ओमेगा के ऊपर। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा देखो चारों में अलग अलग है, यहाँ ओमेगा कुछ और है, यहाँ ओमेगा कुछ और है, π/2 है, यहाँ π/2 है। इसका मतलब इन दोनों में से अगर सही है तो ये दोनों सही होंगी, क्योंकि इन दोनों में k भी बराबर है, ओमेगा भी बराबर है और a भी बराबर है। एम्पलीट्यूड देखो यहाँ 5 है और यहाँ 4 और 3 है, तो दोनों का वेक्टर सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ में आता है मुझे? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्लियरली ये पता चल चुका है कि अगर सही होंगी तो ये दोनों सही होंगी, नहीं तो दोनों ही गलत होंगी और इन दोनों में से कोई सही हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, तो आगे तैयारी करते हैं। अब मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है एवरेज वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखेंगे हम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो रही है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में बोला गया है, वो बोला गया है मुझे हाफ टाइम पीरियड में। ठीक है, हाफ टाइम पीरियड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। अब देखो अगर कोई पार्टिकल इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, तो हाफ टाइम पीरियड में अब ये क्या करता है, देखो 1/4 में इधर जाता है, 1/4 में इधर आता है, फिर 1/4 में इधर जाता है, फिर 1/4 में इधर आता है, एक चक्कर पूरा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में t/4 टाइम लगा, फिर यहां t/4 टाइम लगा, फिर यहां t/4 टाइम लगा, फिर यहां t/4 टाइम लगा। अब मुझे बताना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका कब हो सकता है, जब ये यहां से और यहां जा रहा हो या फिर यहां से यहां जा रहा हो। t/2 टाइम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यही हो सकता है, यही हो सकता है ना। यहां से अगर यहां जाएगा और वापस यहीं आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यहां से यहीं जाएगा और यहां आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यानी कि एक्सट्रीमिटी से एक्सट्रीमिटी मूव करे t/2 टाइम में, तब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है। और वो होता कितना है, ये इधर a और इधर a, एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड के बराबर कितना हो गया 2 टाइम्स a, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 टाइम्स a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड कितना, हाफ टाइम पीरियड यानी कि t/2, तो ये होगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई। ये अपने पास वैल्यू किसकी आई, वी एवरेज मैक्स की वैल्यू आई, मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी। अब ये दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू एम्पलीट्यूड मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड देख लेते हैं सवाल में कितना गिवन है भाई। देखो सवाल की तरफ आते हैं, 5 मीटर ही दे रखा है। ठीक है, बहुत ही सही है, तो एम्पलीट्यूड भी 5 मीटर रख देते हैं।
डिवाइडेड बाई टी इंटू 2 एज इट इज। ये देखो ये तो कैंसिल आउट नहीं होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। टी की वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की अपने पास में 4 सेकेंड। ठीक है, कितनी आ गई 4 सेकेंड, मतलब कि मुझे टाइम पीरियड पता चल गया भाई साहब कितना है 4 सेकेंड है। मुझे निकालना क्या था ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा। 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू जैसे ही निकालता हूं तो 2 पाई अपॉन 4 यानी कि पाई बाई 2 आ गई ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा की वैल्यू जिसमें पाई बाई 2 है और के की वैल्यू जिसमें 2 पाई बाई 3 है वो इक्वेशन ढूंढ लो। तो ओमेगा की वैल्यू पाई बाई 2 मुझे इसमें नजर आ रही है, पाई बाई 2 यानी कि ओमेगा टी होता है ना, तो पाई बाई 2 इंटू टी है, और इसमें पाई बाई 2 इंटू टी है, इसमें भी पाई बाई 2 इंटू टी है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों करेक्ट है, क्योंकि इनमें के और ओमेगा की वैल्यू वही है जो डिजायरेबल इक्वेशन में होनी चाहिए। तो यार ये कुछ सवाल थे जो वेव ऑन स्ट्रिंग से पूछे जाते हैं, अच्छे सवाल थे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुए हैं कि किस तरह से वेव ऑन द स्ट्रिंग जो है वो बिहेव करती है, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे उसके सवाल बन सकते हैं। देखो ये सवाल वो हैं जो जनरली बच्चों को बुक्स में नहीं मिलते, इसलिए मैंने थोड़े वर्सेटाइल क्वेश्चंस लेने की कोशिश की है। उसके अलावा आप फिजिक्स क्रैश कोर्स यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे फिजिक्स क्रैश कोर्स, तो वहां पे आपको वेव ऑन द मोशन का डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। अगर किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको दिक्कत आती है तो वहां से आप देख सकते हैं। यूट्यूब पे डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, बस डाउटनट फिजिक्स क्रैश कोर्स लिखना है, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वेव मोशन की पूरी प्लेलिस्ट है, 174 वीडियोस है। वहां पे आप अगर जैसे स्क्रॉल करोगे तो वेव मोशन की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, या मैं बोलूँ ट्रैवलिंग वेव या वेव ऑन अ स्ट्रिंग करके आपको वीडियो मिल जाएगी। उन वीडियोस से आप सीख सकते हैं कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।